आज हम इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों अंतर्वस्तु विश्लेषण की। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस आपको नाम से ही क्लियर है। आप इस पे लिख भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा एक ओवरव्यू यहाँ पे अगर आपको मिल जाएगा तो आपका जो आंसर है वो और अच्छा, सुंदर और आकर्षक हो जाएगा। सो दोस्तों शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या अंतर्वस्तु विश्लेषण मतलब कंटेंट एनालिसिस जो है ये प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके फ़ायदे बड़े हैं, ठीक है? कंटेंट एनालिसिस करके ही अब एक चीज़ हम देखें, अगर हम इसको भी साइड करें थोड़ा-सा, तो जो आपकी बुक्स वगैरह डिज़ाइन होती हैं, जो आपके कॉलेज में जो आपका सिलेबस डिज़ाइन होता है, तो सिलेबस कैसे डिज़ाइन होता है? पहले एनालिसिस किया जाता है कि आपके लिए क्या बेटर होगा, क्या नहीं होगा। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे यही चीज़ है कि ब बहुत सारे शोध करने के बाद ही कोई सिलेबस डिफ़ाइन किया जाता है, ऐसे ही कोई सिलेबस नहीं बना दिया जाता। भले ही कैसे भी वो लोग बनाते हों, लेकिन एक जो क बनाने का तरीका है, वो यही है और सब लोग यही बताएँगे। ठीक है दोस्तों? सो इसकी परिभाषाएँ देख लेते हैं। इन परिभाषाओं से आपको शॉर्ट में ही ये क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। सो कर्लिंगर के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण किन्हीं चरों का व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक रूप से संप्रेषित तथ्यों का अध्ययन तथा विश्लेषण करने की विधि है। ठीक है? चर मतलब कोई भी चीज़ें, चीज़ें मतलब अरे कंटेंट, ठीक है? कोई कंटेंट उनका व्यवस्थित तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, मात्रात्मक रूप से कितना है, ठीक है? वस्तुनिष्ठ होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और व्यवस्थित होता है एक अरेंजमेंट, ठीक है दोस्तों? वो संप्रेषित होता है संप्रेषण जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है? उन बताने वाले तथ्यों का अध्ययन और उनका विश्लेषण करने की एक विधि है। बेरेल्सन, सो इसकी भी समान ही है ऊपर वाली डेफिनेशन, क्योंकि जब चीची एक है तो डेफिनेशन का जो मूल आएगा वो भी कंक्लूजन आएगा वो भी सेम आएगा। एक अनुसंधान प्रविधि है यह जो किसी संप्रेषण में अंतर्निहित विचारों का वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित मात्रात्मक रूप से वर्णन करती है। अब ये आपको समझ में आ गया। अनुसंधान होता है रिसर्च करना, ठीक है? एक रिसर्च करने की विधि है किस पर? कंटेंट पर। कंटेंट का रिसर्च करेंगे तभी तो उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है? जो किसी संप्रेषण में अंतर्निहित विचार, संप्रेषण होता है भावनाओं की अभिव्यक्तिकरण या बातों का, जो मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन या फिर संप्रेषण, ठीक है ना? इन इन विचारों का वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित तरीके से मात्रात्मक रूप में वर्णन, ठीक है? मात्रात्मक रूप में वर्णन का मतलब यहाँ पे है कि आपको जैसे कि क्वांटिटी आपको एक मिल जा रही है, ठीक है ना? वो चलिए पोलिंग यंग के शब्दों में अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषा तथा अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु का क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रविधि है। अब यहाँ पे परिमाणात्मक यूज कर लिया इसने, भाई क्रमबद्ध आपको पता है, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ भी आपको ऊपर पता लग गया, परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव, ठीक है? क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पे बस वो परिमाणात्मक इन्होंने कर दिया और चीज़ें बदल गई, ठीक है ना? तो सेम है, बिल्कुल क्लियर विजन है, कोई इसमें वो नहीं है। अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, साक्षात्कारों इंटरव्यू, है ना? साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों जिनमें प्रश्न हो बहुत सारे, अनुसूचियों, सूची मतलब, ठीक है? तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषा तथा अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुसंधान, रिसर्च, ठीक है? तथ्यों के अंतर्वस्तु का क्रमबद्ध विवरण, ठीक है ना? एक तरीके से ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है कैप्लान। कैप्लान ने अंतर्वस्तु विश्लेषण बातचीत के अर्थ को व्यवस्थित तथा मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास इसको बताया है। सो यहाँ पे ये देखिए, उपरोक्त सभी परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हुआ कि जो ये कंटेंट एनालिसिस है, लिखित या मौखिक रूप से संप्रेषित विचारों, मतलब जो हम संप्रेषित विचार मतलब जो मेरे विचार आप तक संप्रेषित हो रहे हैं, इनका मतलब ये, ठीक है? तथा तथ्यों के क्रमबद्ध व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ संख्यात्मक, और संख्यात्मक यहाँ पे मात्रात्मक, परिमाणात्मक और संख्यात्मक 3 वर्ड यूज हुए, इनका सिमिलर मीनिंग है, रूप से प्रस्तुत करने की एक प्रविधि है, मतलब एक मेथड है। प्रविधि मतलब मेथड है। इसमें क्योंकि तथ्य संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या तथा विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधियों से की जा सकती है, ठीक है ना? अब भैया इनके देखते हैं हम विशेषताएं, ठीक है ना? तो अंतर्वस्तु कार्य की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, और विशेषताओं से पहले यहाँ पे दिया गया है कि किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सो दोस्तों व्यक्तिगत अभिलेखों का मात्रात्मक विश्लेषण करने होते प्रयोग होता है। असंचरित साक्षात्कारों का विश्लेषण करने हेतु यह प्रयोग होता है। प्रक्षेपण परीक्षणों से प्राप्त सामग्री का व्यवस्थित विश्लेषण करने, इनका क्या करना है, सिंपल कि कोई भी विचार है, कोई भी कंटेंट है, कोई भी चीज़ है आपके, मतलब नोट्स हैं, ठीक है? नोट्स आप कैसे बनाते हो? व्यवस्थित एक अरेंजमेंट में बनाते हो, है ना? भाई फर्स्ट यूनिट है, इसके टॉपिक ये इस टाइप से, तो वही यहाँ पे चीज़ बताई जा रही है और वही करना है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं क्या हैं? अब विशेषताएं देखिए, इसका प्रयोग जो है प्रमुख रूप से सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण का क्षेत्र केवल व्यक्त तथ्यों तक ही सीमित
नहीं रहता। जो हमने तथ्य हम बता दिए उन्हीं तक सीमित नहीं है, इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, व्यापक मतलब बहुत बड़ा है और हर जगह ये यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो तथ्य हैं, जो विचार हैं, जो अर्थ हैं, डेफिनेशन है, कुछ भी है, उनका विश्लेषण हर जगह चलता ही रहता है, करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना विश्लेषण के, बिना क्रमबद्ध किए, बिना सूचियाँ तैयार किए, ठीक है, ना तो अधिगम ही हो पाने का, ना हमें याद रह पाने का, ना आपको ही हम बता पाने के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण जो है, कंटेंट एनालिसिस जो है, ये तथ्यों तथा विचारों की व्यवस्थित तथा मात्रात्मक रूप में उनको प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। और क्या करता है, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा जनरलाइजेशन भी इससे किया जा सकता है। और मान लिया कोई चीज़ सूचीबद्ध हो गई तो जनरलाइजेशन ही हो रहा है उसका, बिखरा हुआ है तो जनरलाइजेशन वहाँ पे नहीं हो रहा। तो जनरलाइज करना मतलब सूची ऊची तैयार करना, ताकि अच्छे से हम पढ़ सकें, समझ सकें। इसका प्रयोग विचार संप्रेषण के विविध पक्षों तथा प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह असंरचित तथ्यों को क्रमबद्धता तथा वस्तुनिष्ठता प्रदान करने की प्रविधि है। ठीक है, मेन चीज़ यही है कि बहुत सारा बिखरा हुआ सिलेबस है हमारे पास, हमने उसको सूचीबद्ध कर लिया, एक तरीके से अरेंज कर लिया कि हम जो है ना शुरुआत यहाँ से करेंगे, फर्स्ट यूनिट हमारी ये होगी, इसके बाद हमें ये सीखना है, उसके बाद हमें ये सीखना है कि नहीं। क्योंकि अगर हम लास्ट वाली यूनिट पहले ही सीख लेंगे, फिर क्या होता है कि जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ पे बेसिक है, उससे आगे का सेकंड यूनिट में, फिर उससे आगे का थर्ड यूनिट में, इस टाइप से एक क्रमबद्ध जो है विश्लेषण इस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा फर्स्ट फिफ्थ यूनिट आप पहले पढ़ें, फर्स्ट यूनिट आपने नहीं पढ़ी, सेकंड नहीं पढ़ी, थर्ड नहीं पढ़ी, फोर्थ नहीं पढ़ी, फिफ्थ यूनिट आपने पढ़ी, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अगर वो रिलेटेड है, अगर सेपरेट टॉपिक है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बुक में एक ही बात पे चर्चा हो रही है, जो कि 99% केसेस में ऐसा ही होता है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, उससे पहले की यूनिट पढ़नी ही होंगी। ठीक है ना। अब इसके प्रयोग का देखिए, कार्टर वी गुड ने बहुत अच्छे से प्रयोग यहाँ पे बताए हैं। कार्टर वी गुड नाम याद रखेंगे। विषय वस्तु की रुझान का वर्णन करने के लिए क्या ये कहना चाह रहा है, ठीक है, हम इसका विश्लेषण करते हैं कि भाई इस कॉन्टेंट में बताया क्या गया है। ठीक है दोस्तों, रुचियों तथा क्रियाओं के माध्यम से विद्वत्ता के विकास के लिए, हम विकास का पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषण विषय वस्तु में अंतर को स्पष्ट करने हेतु संचार माध्यमों तथा संप्रेषण सारों, सार मतलब सार, गीता सार टाइप है ना, जैसे ले गीता सार, सार होता है संक्षेप में वर्णन। ठीक है, संप्रेषण सारों की तुलना करने हेतु, उद्देश्यों के संदर्भ में संप्रेषण विषय वस्तु की जांच करने हेतु, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें यही बताएंगी, आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके के कमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव करेंगे तो मुझे उससे कुछ अपने आप को डेवलप करने में आसानी होगी। ठीक है, और पॉजिटिव करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी कार्य के लिए शाबाशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव करेंगे तो इसका भी एक पॉजिटिव पहलू है कि आपको अपनी कमी पता लग रही है। अगर आप उसको सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं तो जीवन में आप, मतलब ये है कि एक चीज़ और कमा लेंगे। सो गाइज, आगे चलते हैं और अंतर्वस्तु के बारे में ही नेक्स्ट वीडियो भी रहेगी, उसमें अंतर्वस्तु के बारे में और चीज़ें जानेंगे, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगी मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है दोस्तों।